So I will start sharing the screen right away. Mind it, we are actually continuing with our discussion on how to approach the chapter of carbohydrate metabolism, and I have taken the book of Satyanarayan for your reference. एकदम उस बुक से पेज बाय पेज वी आर डिस्कसिंग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ऑलराइट, द एरियाज दैट यू मस्ट नो अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटेंसी, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग एकदम पेज 1 से एकदम लास्ट तक, आई मीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चैप्टर शुरू से एकदम एंड तक, देन हो गया समझो. राइट, यू विल बी अ मास्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बट बाय द टाइम योर एग्जाम यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड बाकी सब पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा. राइट, सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. क्या पढ़ना है इससे पहले क्या नहीं पढ़ना है वो जानना है. राइट, वंस यू नो क्या नहीं पढ़ना है, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू रीड द रेस्ट. सो वी डिस्कस्ड टिल आई बिलीव बिफोर HMP शंट. ठीक है, HMP शंट से पहले ऑलरेडी यू हैड डिस्कस्ड एग्जैक्टली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. इवन इफ एनी टीचर, माइंड इट, इवन इफ क्लासरूम में सब कुछ पढ़ाया जाता है, राइट, इवन देन यू फर्स्ट नीड टू लुक एट द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आया है. ठीक है, एंड द कॉम्पिटेंसीज जो टॉपिक कॉम्पिटेंसी में दिया हुआ है, यू नीड टू फिल्टर देम आउट एंड वही पढ़ना है. बिकॉज ड्यूरिंग टीचिंग वी सिंपली कैनॉट ओमिट सो मेनी थिंग्स. ठीक है, क्योंकि फिर लगेगा कि आधा पढ़ा है और ये समझ में नहीं आया. राइट, बट इन रियलिटी एग्जाम में जो आता है गोल बेस्ड लर्निंग करोगे तो ही ज़्यादा स्मार्ट होगा. एंड दैट इज एप्लीकेबल मोर इन केस ऑफ एनाटमी. बायोकेमिस्ट्री में भी तो फिर भी वट एवर यू रीड एक्स्ट्रा वो फिजियोलॉजी में काम आता है. राइट, एनीवे, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड. ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का मेनली जो रेगुलेशन है उसका कॉन्सेप्ट इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, फॉस्फोराइलेटेड, डीफॉस्फोराइलेटेड, यू नीड टू नो. बस अगर वो पता है तो ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेसिप्रोकल रेगुलेशन अपने आप आ जाएगा. व्हेन वन इज गेटिंग आई मीन इंक्रीज्ड, अदर विल डिक्रीज. ठीक है, सेम हैपन्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है, एक प्रोडक्शन एंड दूसरा इज सिंपली उसका रिवर्सल बाई सर्टेन रिवर्सिबल एंड सर्टेन नॉन रिवर्सिबल एंजाइम. दोनों को एक साथ ले लेंगे तो दैट बिकम्स अ फ्यूटाइल साइकिल विच नेवर हैपन्स इन बॉडी. देयरफॉर द मेंबर ऑफ द फ्यूटाइल साइकिल इज ऑलवेज रेसिप्रोकली रेगुलेटेड. दिस टर्म रेसिप्रोकल रेगुलेशन अगर आता है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू पाथवेज साइमल्टेनियसली. one goes from up to down and another pathway is simply the reversal of that pathway that goes from up to I mean down to up. ठीक है, so अगर एक बढ़ेगा तो एक कमेगा. so the one who is allosterically activating one pathway should always allosterically inhibit another pathway. एक हार्मोन अगर कोवैलेंटली एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को ऑलवेज कम करेगा. इफ one enzymes are activated in phosphorylated, another should always be activated in dephosphorylated. so that is the main concept that we need to know. इतना अगर पता है तो हमेशा जो क्वेश्चन आएगा रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड नियोग्लूकोजेनेसिस या रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सब आराम से लिख पाओगे. सिंपली यू नीड टू ड्रॉ दोज पाथवेज. ओके, मेनली द रिवर्सिबल स्टेप्स, एंड उसके बाद यू नीड टू राइट रेगुलेशन में एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, रेगुलेशन बाय फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, यही सब में. एंड फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन वाला को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाना होगा आंसर स्क्रिप्ट में. वाइवा में होगा तो इतना सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा. स्पेसिफिकली एग्जामिनर विल आस्क द एंजाइम फॉर्म, कौन सा एक्टिव है इन फॉस्फोराइलेटेड, कौन सा डीफॉस्फोराइलेटेड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन ग्रेट डिटेल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये ग्लूकोसैलिन साइकिल अभी नहीं पढ़ो, यू डोंट नीड टू रीड राइट नाउ. ऑलराइट, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. फाइन. So let me scroll down fast. Futile cycle will come as a short note. अगर if you have happening to have a Satyanarayan near you, पेज 268 में फ्यूटाइल साइकिल है, उसके बगल में लिख के रखो शॉर्ट नोट. नथिंग, कुछ भी नहीं है. व्हेन टू मेटाबॉलिक साइकिल्स, आई मीन वन डिग्रेडेटिव एंड वन सिंथेटिक पाथवे इज हैपनिंग, इट्स कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली, देन बोथ कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूटाइल साइकिल. लेकिन बॉडी में दोनों साइकिल एक साथ नहीं होता है. सो मेंबर्स ऑफ फ्यूटाइल साइकिल आर ऑलवेज रेसिप्रोकली रेगुलेटेड. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आई मीन ग्लाइकोलिसिस एंड नियोग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, ये दोनों म्यूचुअली अगर लोगे तो दैट इज फ्यूटाइल साइकिल. राइट, नाउ
important thing that I did not discuss in the previous class is glycogen storage disease. Write viva. Okay, इसके बगल में लिख दो viva. You need to remember viva and MCQ. All right. So glycogen storage disease are a part of viva and MCQ. Let me see whether I can write or not. No, the pen is not working over here. Crappy. Let me try करने में क्या जाता है, नहीं. No, I need to buy a Microsoft Surface, I think. Anyway, छोड़ो, that can annotate on PDF, बहुत exciting होता है. Whatever it is, या फिर Adobe software, छोड़ो, that's not of my concern right now. Yes, so the first short note that you need to know, अगर इसमें से एक ही पढ़ना है तो that is number 1, von Jerks disease. ठीक है, that will come as a short note, very important. That is a disease where this enzyme is absent, glucose 6 phosphatase. Okay, glucose 6 phosphatase absent होता है. Therefore, the glycogen ultimately the glucose 6 phosphate cannot be converted to glucose. वो glucose 6 phosphate बन के ही रह जाता है. However, glucose 6 phosphate has many uses. Glucose 6 phosphate ultimately enters into multiple pathways, right? Glucose से glucose 6 phosphate ही बनता है. But when we need to convert all glycogen to glucose, हमको जब active glucose molecule चाहिए for other cells, then that cannot happen. Therefore, muscle glycogen cannot lead to formation of glucose. Muscles cannot act as storehouse of glucose. Glucose 6 phosphatase कहाँ पे होता है? Liver में होता है. Okay? This is normal physiology. Okay, glucose 6 phosphatase is normally absent in muscle, but it is present in liver. Therefore, muscles cannot utilize glycogen for glucose formation. However, liver can use. But यहाँ पे क्या होता है? Glucose 6 phosphatase is absent in liver. Normally, देखो, don't get confused. Normally ये muscle में absent होता है. That is not the disease. When glucose 6 phosphatase is absent in liver, then it leads to von Jerk's disease. क्या होगा? ग्लाइकोजन विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द लिवर, उससे लिवर का साइज बढ़ जाएगा. देयर विल बी हेपाटोमेगाली. ओके, हेपाटोमेगाली मतलब लिवर बढ़ जाता है, तब हेपाटोमेगाली बोलते हैं हम उसको. और भी बहुत सारे होंगे सिम्टम. एक सिम्टम यू कैन ऑल्सो टेल मी, दैट इज सिंस ग्लाइकोजन कैनॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, देयर विल बी फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? देखो, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल इज फॉलिंग इन बॉडी. नॉर्मली क्यों नहीं होता है? यस, व्हेन वी हैव फेड, जब खाना खा लिया तब तो ग्लूकोज लेवल चढ़ जाता है. लेकिन मील स्किप हो गया या फिर उपवास किया, कोई संतोषी माँ का पूजा किया, कोई फेंट हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है. नहीं होता है अनलेस ही और शी इज हैविंग von Jerk's डिजीज. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? नॉर्मली इन मी एंड यू, इवन इफ वी स्किप मील और बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है बिटवीन 2 meals, व्हेन यू आर फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, the body stored glycogen leads to formation of glucose and it maintains the normal blood glucose level. And उसके लिए you know the last step of gluconeogenesis is glucose 6 phosphatase, जिससे glucose 6 phosphate reverse होके glucose बन जाता है. But since that is absent in von Jerk's disease, ठीक है, तो glucose नहीं बनेगा. इसीलिए when the person is fed state में there will be nothing, लेकिन फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा. ठीक है, जब नियोग्लूकोजेनेसिस होने को चाहिए बॉडी में, वो नहीं होगा. राइट, सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट डिजीज यू शुड नो. तो ये तो हो गया von Jerk's डिजीज. ओके, देयर आर अदर फीचर्स दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. ठीक है, क्यों वहाँ पे गाउट होता है, आर्थराइटिस होता है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आई कैन गिव यू लिंक, या फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, डजंट मैटर राइट नाउ. इंपॉर्टेंट इज, अगर एक ही शॉर्ट नोट पढ़ना है फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, और वाइवा में अगर कोई भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में बोलना है टू एग्जामिनर, ऑलवेज सी द मोस्ट कॉमन, दैट इज टाइप 1 von Jerk's डिजीज. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब MCQ तो सारे से आएगा. ठीक है, तो MCQ के लिए कैसे याद रखना है, हाउ डू यू रिमेंबर फॉर MCQ? देखो, von Jerk's डिजीज का सब कुछ याद रखना है. सो कहाँ कहाँ पे होता है, व्हाट आर द फीचर्स. ठीक है, आई मीन द एंजाइम डेफिशिएंसी एंड मेनली द डिजीज. ठीक है, अब सिम्टम तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, हेपाटोमेगाली होता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया होता है. एंड बात का जो फीचर्स है ना, मतलब लिपिड बढ़ जाता है, गाउट क्यों होता है, मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दैट आई विल टेल यू लेटर. बट फॉर नाउ अब जो रिमेंबर करना है, जो रिमेंबर करने में बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर ये पूरा चार्ट पढ़ने जाओगे तो, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. राइट, सो हाउ टू रिमेंबर? देखो, फॉर पॉम्पिस डिजीज,
ठीक है। टाइप 2 जो है पॉम्पीज में मोस्ट कॉमन एमसीक्यू जो आता है दैट इज हार्ट फेलियर होता है पॉम्पीज डिजीज में, हार्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, तो पॉम्पीज में हम लोग याद रखते हैं पंप फेलियर, ठीक है, पी फॉर पी, तो हार्ट इज द मेन सेंट्रल पंप। तो यहाँ पे देखो कि ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन लाइसोसोम इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज, हार्ट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है। डेथ ऑकर्स एट एन अर्ली एज ड्यू टू हार्ट फेलियर। पॉम्पीज डिजीज अगर हुआ तो पेशेंट जनरली डजंट गो इनटू एडल्टहुड, ठीक है, ये इतना खतरनाक डिजीज है। एंजाइम डेफिशिएंसी इज लाइसोसोमल एसिड मॉल्टेज, दिस यू नीड टू रिमेंबर, बट सिम्टम वाइज एमसीक्यू ऐसे ही आता है, ऑल ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज, आई मीन विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ट फेलियर। तो इसमें याद तुमको मानना पड़ेगा आप लोगों को, दैट इज पॉम्पस डिजीज। कैसे याद रखेंगे, पॉम्पस फॉर पंप, पी फॉर पी, पंप फेलियर, ठीक है, दिस इज इजी टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट देखो, आई टेल यू मैकर्डल्स डिजीज, ठीक है। मैकर्डल्स डिजीज में क्या होता है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो दिस इज यू कैन रिमेंबर दिस वे एम, ठीक है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज डेफिशिएंट, दैट इज वाई मसल ग्लाइकोजन बहुत बढ़ जाता है, बट मसल्स मैक्सिमम इन्वॉल्व होता है इन मैकर्डल्स डिजीज, ठीक है, एम फॉर एम। इसके बाद और दो डिजीज रह जाता है, दैट इज ये वाला कोरियन एंडरसन। अब इसको कैसे याद रखना है, सिंपली रिमेंबर ABCD। अब ABCD क्या है, देखो ABCD इज एंडरसन्स डिजीज में एंजाइम डिफेक्ट होता है ब्रांचिंग एंजाइम, ओके, AB, ओके, एंड कोरीज डिजीज में एंजाइम डेफिशिएंसी होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, ओके, सो ABCD। सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर MCQs, ओके, क्योंकि PG क्रैक करना तो छोड़ो, पहले फर्स्ट ईयर में ही अब MCQ आने लगा है, ठीक है, सो यू नीड टू नो। सो व्हाट डिड वी डिस्कस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी फॉर von Jurgens डिजीज, पॉम्पीज डिजीज में होता है पंप फेलियर, ओके, ABCD एंडरसन्स डिजीज में होता है ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी, एंड कोरीज डिजीज में होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है, एंड मैकर्डल्स डिजीज में मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, M फॉर M, ठीक है। बाकी ये दो, दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर MCQ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ओके। तो ये तो हुआ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये डायग्राम उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चार्ट में से जितना बोला वो पढ़ लिए तो इट्स इनफ, ठीक है। चलो नाउ देखो यहाँ पे ना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है von Jurgens डिजीज़ में फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है, लैक्टिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, लिपिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड, अगेन आई विल टीच यू von Jurgens डिजीज इन अ सेपरेट वीडियो, इन अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट इज HMP शंट। HMP शंट इज अ मेजर पाथवे, इसमें क्या पढ़ना है, ऑल मीन्स द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, ओके, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड द एनर्जी एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पे होता है वो पढ़ना है, पूरा एकदम साइकिल नहीं पढ़ना है, इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है, याद नहीं रखना है, स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, देखो इन केस ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे दिस स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस स्टेप G6PD। यहाँ पे क्या रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, दिस नेम यू नीड टू रिमेंबर, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। एंजाइम क्या है, G6PD, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट। वाई, क्यों ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, राइट, इट्स बिकॉज यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस होता है, okay. Now let me show you why this NADPH is important. I think I've already told you once in my previous class कुछ भी, so let's make a new whiteboard and briefly I will discuss क्या होता है बॉडी में। देखो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डिफेक्ट इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे लीड्स टू RBC मेम्ब्रेन hemolysis और डिफेक्ट इन HMP शंट विल लीड टू हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सपोजर टू ड्रग्स लाइक प्राइमाक्विन विल लीड टू हिमोलिटिक एनीमिया इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट, राइट, और ग्लूकोज
एक्सक्यूज मी, सॉरी दैट वाज वाइल्ड, डकार आ गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी और G6PD डेफिशिएंसी विल लीड टू हीमोलिटिक एनीमिया। ये सब का आंसर सेम है, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन्स इन बॉडी। ओके, बॉडी में क्या होता है, देयर आर मैनी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड रेडिकल, पर ऑक्साइड रेडिकल, ये सब, ठीक है। O2 माइनस डॉट H2O2, राइट। सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, ठीक है। सो दीज आर नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ROS, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज व्हाट ये क्या करता है, व्हाट दे डू, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दे लीड टू RBC membrane hemolysis, ओके। सो वेन एवर बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल हो गया तो what they will do, they will attack the RBC membrane and they will cause lysis of RBC membrane and that will lead to hemolysis और hemolytic anemia, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सारा निकल जाएगा। नॉर्मली ये नहीं होता है, when free radicals are in excess तभी ये होगा, लेकिन normally free radicals are not in excess. Why free radicals are not in excess? Because क्या होता है, this O2 minus H2O2 they all get converted to water, ठीक है, ये सब water बन जाता है। कैसे water बनेगा, simply by addition of H plus, ठीक है ना। So H plus reacts with all of these free radicals, okay, they reduce these free radicals to water which is definitely harmless, ठीक है। अब ये H plus कहाँ से आता है बॉडी में, राइट, ये H plus आता है फ्रॉम ग्लूटाथायोन, ओके, ग्लूटाथायोन in reduced form. So basically reduced glutathione provides this H plus. Glutathione is a ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, जिसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला एब्रीविएशन ऐसे डिनोट करते हैं GSH, ठीक है। सो ग्लूटाथायोन डोनेट्स दिस H प्लस एंड दिस H प्लस एक्चुअली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर और रिएक्ट्स विथ peroxide टू फॉर्म वाटर, ठीक है। एंड बाय this glutathione what happens, ये reduced glutathione changes to oxidized glutathione, so ये बन जाता है GSSG, मतलब 2 GSH से 2 H plus निकल जाता है, ठीक है, and ये itself it becomes oxidized, okay. Enzymes, yes, this enzyme is actually glutathione peroxidase, this is GPX, ठीक है, glutathione peroxidase। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बाद में फ्री रेडिकल का चैप्टर में भी आएगा, ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ प्रिलिमिनरी आइडिया, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, दिस एंजाइम्स कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री रेडिकल टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे थिंग्स हैव बीन रेंडर्ड हार्मलेस, तो ये आरबीसी मेम्ब्रेन पे अटैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। However, this reduced glutathione needs to be converted, I mean this oxidized glutathione को फिर से बाद we need to convert it back to reduced glutathione, ठीक है, and it happens via glutathione reductase, enzyme, ठीक है। You please make your own notes, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, it is must that you make your own notes. So GSSG again becomes reduced, so oxidized glutathione बन गया फिर से reduced glutathione. Now we see यहाँ पे ये 2 H plus डोनेट कर रहा है, तो simply we need 2 H plus, ठीक है। So glutathione reductase utilizes 2 H plus in order to become reduced, ठीक है। Now who provides this H plus? This is actually provided by NADPH plus H plus and it gets converted to NADP plus. So NADPH plus H plus या फिर बहुत सारे हम लोग जब छोटे थे तो बुक में लिखा रहता NADPH2, नेवर राइट NADPH2, ठीक है, ऑलवेज राइट NADPH plus H plus, ठीक है। सो ये NADPH plus H plus आयन, this loses दोनों H plus and becomes NADP plus,
ठीक है. सो अब NADP प्लस से NADPH हमको बनाना है. हु मेक्स दिस? देखो अच्छे से, यू कैन कीप दिस. यहां पे हो रहा है ये वाला NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड बाय दिस G6PD स्टेप ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. ठीक है. सो ओवर हियर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, basically this G6PD step is leading to formation of NADP H plus H plus. So एक major function of HMP shunt is formation of reduced NADPH. Okay, NADPH plus H plus. और क्या function है? We will be discussing very soon. Rather, question ऐसे पूछा जाएगा, what is the main source of NADPH plus H plus in body? The answer should be pentose phosphate pathway in the glucose 6-phosphate dehydrogenase step. G6PD step में NADPH plus H plus is produced. Examiner can, if you are answering very well, examiner और भी पूछ सकते हैं, okay, can you tell me some other reaction जहाँ पे NADPH plus H plus produce होता है? अगर ये पूछे then only you need to answer yes sir, there is a minor pathway of production of NADPH plus, that is Malic enzyme. Mind it, Malic, not malate. ठीक है. So first 95% of NADPH plus H plus produced होता है via this pentose phosphate pathway in the G6PD step. 5% produce होता है in Malic enzyme pathway. ठीक है. अब ये देखो, this is the whole normal physiology. Now what will happen if this G6PD enzyme is deficient? If this G6PD enzyme is deficient, that will lead, it means that NADP plus cannot be converted to NADPH plus H plus. ठीक है. Reduced NADPH होगा नहीं, तो ये glutathione reduced नहीं होगा, right? This reduced glutathione won't be able to donate H plus to these peroxide and superoxide radicals, and इसीलिए membrane hemolysis हो जाएगा. So there is a multi-step answer of this. RBC membrane hemolysis due to G6PD deficiency में ये पूरा साइकिल बनाना होगा. ठीक है. NADPH से H प्लस, फिर H प्लस बन गया, उससे ग्लूटाथान बन रहा है, ग्लूटाथायन से फिर फ्री रेडिकल से वाटर बन रहा है. ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट मेंशन. ठीक है. अब देखो, जिस G6PD डेफिशिएंसी में भी फुल और में भी पार्शियल. ठीक है. अगर पार्शियल G6PD डेफिशिएंसी हुआ, इट इज़ एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. मतलब फीमेल्स कैन बी अ करियर. फीमेल्स जनरली डोंट एक्सप्रेस, बट मेल्स, लड़का लोगों की लग गई, लड़के लोगों का. ठीक है. सो वी कैन बी, सिंस वी हैव अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, राइट, अगर उसमें डिजीज ट्रेट रहा, एलील, तो इट विल बी एक्सप्रेस. सो G6PD deficiency is a disease of males, just like color blindness, just like hemophilia, right? So G6PD deficiency अगर हुआ तो it may be partial, it may be full. अगर full deficiency हुआ तो definitely there will be hemolytic anemia. ठीक है. लेकिन अगर partial deficiency हुआ, मतलब G6PD is not in its full capacity, तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा NADPH will be produced, right? And also Malic enzyme is also producing NADPH. ठीक है. तो इससे क्या होता है, बॉडी में नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जनरेट होता है, फ्री रेडिकल इज नॉर्मली जनरेटेड. ठीक है. तो ऑल अदर एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन रिमूविंग ऑल दीज. ठीक है. ग्लूटाथान इज एक्चुअली एन एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स प्ले अ रोल. हाउएवर डेफिशिएंसी में सम बैलेंस रहता है. इट मीन्स इवन इफ द पेशेंट इज डेफिशिएंट, ही और शी अपीयर्स टू बी नॉर्मल, उनको हिमोलाइटिक एनीमिया होगा नहीं. लेकिन कब होगा? अगर ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया तो. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब होता है? ऐसे कोई मेडिसिन अगर खा लिया जो एक्सेस फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है. ठीक है. वन सच एग्जाम्पल इज प्राइमाक्विन. ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है. ठीक है. मलेरिया में 2 ड्रग देते हैं. वन एंटी मलेरियल ड्रग इज क्लोरोक्विन. ठीक है. दैट इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट किलिंग द एडल्ट फॉर्म, राइट. एंड वन इज प्राइमाक्विन, दैट इज गिवन टू प्रिवेंट रिक्रूडेसेंस, मतलब फिर रिलैप्स होने से. ठीक है. सो बोथ क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन आर गिवन. प्राइमाक्विन इज अ नोटोरियस ड्रग टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स.
अब मलेरिया होता है तो प्राइमाक्विन तो देना ही होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो प्राइमाक्विन देने से हर पेशेंट को हेमोरेटिक एनीमिया होगा नहीं। G6PD अगर डेफिशिएंसी हुआ तो प्राइमाक्विन हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वी कैनॉट गिव प्राइमाक्विन। वो सारे पेशेंट को आपको बोलना है, देखो आपको अगर प्राइमाक्विन देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, मलेरिया ट्रीटमेंट के चक्कर में आपका किडनी खराब हो जाएगा। सो दोज पेशेंट्स हैव टू लिव विथ रिकरिंग मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बार बार होगा क्योंकि प्राइमाक्विन नहीं देंगे तो लार्वल फॉर्म मरता नहीं है, तो दे मे रिमेन डोरमेंट। एनीवे देयर आर अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल लार्टिसुनेट, ये सब है, विल रीड इट इन फार्माकोलॉजी लेटर। तो एंड नेचुरल फूड भी कुछ होता है, नॉट इन इंडिया, फावा बीन्स बोल के कुछ होता है, ठीक है, इट्स लाइक बीन्स इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। सो फावा बीन, उसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहता है। सो क्वेश्चंस मे कम लाइक दिस, इंजेक्शन ऑफ फावा बीन्स, ingestion of primaquine or exposure to primaquine or exposure to oxidant drugs, ठीक है, ऑक्सीडेंट ड्रग्स, ठीक है, दीज आर ऑल सेम थिंग। अगर ऐसे क्वेश्चन है और उसके साथ हिमोलिसिस, आरबीसी मेम्ब्रेन हिमोलिसिस, हिमोलाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है, क्योंकि हिमोलिसिस होने से हीमोग्लोबिन्यूरिया होता है, सेम आंसर होगा इसमें। यू नीड टू राइट दिस थिंग, फ्री रेडिकल, रिड्यूस ग्लूटाथान, NADPH एंड अल्टीमेटली G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो एक स्टेप डिस्कस करने के चक्कर में वी हैव गॉन सो फार, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये G6PD का स्टेप तो पढ़ना ही है, बिकॉज यू नीड टू मेंशन इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is acted upon or is treated or is converted to 6-phosphogluconolactone by G6PD or glucose 6-phosphate dehydrogenase. That enzyme leads to production of NADPH plus H plus from NADP plus, and then उसके बाद you need to mention सब कुछ, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप, ये मस्ट है, ये दिस इज द मस्ट नो, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज दिस स्टेप, दैट इज ट्रांसकीटोलेज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस ट्रांसकीटोलेज विल बी आस्क्ड इन वाइवा, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है द फर्स्ट G6PD स्टेप, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। येस, आई कैन गारंटी यू एग्जामिनर में आस्क ओके ऑक्सीडेटिव फेस क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेस क्या है, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टू नो, बट ये मस्ट नो नहीं है। व्हाट इज मस्ट नो? G6PD स्टेप एंड ट्रांसकीटोलेज स्टेप। ट्रांसकीटोलेज स्टेप में क्या होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज स्टेप? देखो, xylulose 5-phosphate plus ribose 5-phosphate is converted to 7+3, ठीक है। तो 5+5 is getting converted to 7+3। इवन अगर ये सब नाम भूल भी जाओ, ठीक है, तो जस्ट मेंशन सर 2 5-carbon compounds leads to formation of 1 7-carbon and 1 3-carbon compound। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज TPP, thiamine pyrophosphate is a cofactor, vitamin B1 is a cofactor, ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर कैन आस्क मैनी क्वेश्चन। विटामिन B1 डेफिशिएंसी से वार्निक्स एन्केफेलोपैथी पूछ सकते हैं। एग्जामिनर कैन आस्क यू अच्छा एक और रिएक्शन बोलो जहाँ पे TPP इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर, तब बोलना होगा PDH रिएक्शन, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में भी TPP लगता है। सो दिस इज अ एरिया वेयर एग्जामिनर कैन गो इन टू एनीवेयर, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग, ये जंक्शन है, ठीक है, ट्रेन स्टेशन का। दिस यू नीड टू नो। Actually there are 2 transcetolase reaction. यहाँ पे you can see erythrose plus fructose is becoming यहाँ पे भी transcetolase है, वहाँ पे TPP है, but this is the first reaction that we always focus on, ठीक है। Xylulose plus ribose is becoming cejoheptulose and glyceraldehyde 3-phosphate। अब वी टोल्ड यू दैट, एंड ये पूछेंगे एग्जामिनर कि अच्छा पेंटोस फॉस्फेट पाथ में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या बनता है? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो एक हुआ NADPH प्लस एंड द नंबर 2 प्रोडक्ट इज दिस 5-carbon राइबोज 5-phosphate, क्योंकि राइबोज 5-phosphate से क्या बनता है? ऑफकोर्स DNA and RNA बनता है। ओके, दिस इज द 5-carbon शुगर दैट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। सो देखो, दिस इज द वन, आई एम हैविंग ए बैड थ्रोट। Xylulose plus ribose is becoming cedoheptulose and glyceraldehyde. So this is the transketolase reaction that you need to know. इसका next step है transaldolase. ये वाला तो जानना ही है, ठीक है। And this is the G6PD reaction. So G6PD step and transketolase step is a must know area from HMP shunt. बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, the thing that I just drew यहीं पे है, okay, 274 pages.
पेज नंबर. ओके, सो लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं दिखाया हुआ है. NADPH प्लस से बना है reduced glutathione एंड दैट इज व्हाट आई जस्ट शोड यू. ओके, यहाँ पे ये फिर से यू नीड टू ड्रॉ अनदर लाइन. ये हो रहा है वाया दिस G6PD पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. ओके, G6PD डेफिशिएंसी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. बेसिकली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, रेजिस्टेंस टू मलेरिया, एनीथिंग. ओके, दिस वर्निक्स-कोर्साकॉफ सिंड्रोम दैट विल बी डिस्कस लेटर जब विटामिन B1 पढ़ाया जाएगा. और अगर पढ़ाया हो गया एंड टीचर ने डिस्कस नहीं किया तो यू कैन सी माई चैनल, आई हैव गॉट अ वीडियो ऑन वर्निक्स एन्केफेलोपैथी. यूरानिक एसिड पाथवे नहीं पढ़ना है, गिव अ बिग क्रॉस. यू डू नॉट रीड, नीड टू रीड. ठीक है, नो नहीं पढ़ो, वेस्ट ऑफ टाइम है, छोड़ दो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज. यहाँ पे क्या पढ़ना है? ठीक है, बस दो ही चीज़ पढ़ना है. ओके, नंबर 1, 2 एंजाइम डेफिशिएंसी. पूरा ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. यू डोंट नीड टू रीड, वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, बट 2 थिंग्स यू नीड टू नो. नंबर 1, मतलब गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म अगर डेफिशिएंसी होता है ना तो द डिजीज नोन एज गैलेक्टोसेमिया. ओके, गैलेक्टोसेमिया. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गैलेक्टोसेमिया? ठीक है, देखो, नंबर 1 इज ये वाला गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफर, GALT हम बोलते हैं इसको. ठीक है, गॉल्ट. गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज. ठीक है, राइट. एंड द सेकेंड एंजाइम इज दिस वन, गैलेक्टोकाइनेज. गैलेक्टोकाइनेज से इट्स इजी, काइनेज मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. सो गैलेक्टोज बिकम्स गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट. टेल मी, आई मीन अपने मन में आंसर करो, अगर गैलेक्टोज से गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट बनना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? आंसर इज हेक्सोकाइनेज. ओके, सो गैलेक्टोकाइनेज इज कन्वर्टिंग गैलेक्टोज टू गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट. ओके, ये रिएक्शन लुक्स वेरी सिमिलर. UDP ग्लूकोज से UDP गैलेक्टोज बन रहा है. ठीक है, दिस UDP ग्लूकोज हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? वी रेड इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस. यहाँ पे अगेन UDP ग्लूकोज इज नीडेड टू ऐड अ ग्लूकोज रेसिड्यू, राइट. एनीवे, सो यहाँ पे क्या होता है, बस गैलेक्टोसेमिया में देयर आर मल्टीपल, अगेन गैलेक्टोसेमिया का फीचर्स कैन बी आस्क्ड इन वाइवा, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू मस्ट मेंशन दैट इज कैटरैक्ट. ठीक है, कैटरैक्ट ड्यू टू accumulation of dalcitol. Dalcitol is the alcohol of galactose when it is produced by reduction of galactose. Mind it, mannose अगर reduced होगा तो it will become mannitol. Glucose and fructose अगर reduction होता है तो क्या बनता है? sorbitol. Okay, and galactose अगर reduction होता है तो it becomes dalcitol. Galactitol भी बोलते हैं but dalcitol is commonly used, this name. Okay, अब गैलेक्टोसेमिया एंड गैलेक्टोसूरिया मतलब यूरिन में गैलेक्टोज निकलेगा. दोज आर इजी टू रिमेंबर, राइट. हाई गैलेक्टोज वैल्यू इन ब्लड एंड इंक्रीज गैलेक्टोज इन यूरिन, वो तो है क्योंकि गैलेक्टोज इज नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड, राइट. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डाल्सिटॉल इन द लेंस. ठीक है, इन द इंट्राओकुलर लेंस इन द आई देयर इज चेंज ऑफ refractive index due to osmotic retention of water. Please write this down, ये लिखो. Okay, due to accumulation of galaxitol or dalcitol in the lens of eye, due to accumulation of galaxitol or dalcitol in the lens of eye or in intraocular lens, it leads to osmotic retention of water. Okay, it leads to osmotic retention of water, thereby changing the refractive index of lens. Thereby changing the refractive index of lens. Okay, that leads to formation of cataract. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर चेंज होगा तो लेंस विल अपीयर हेजी. ठीक है, इसीलिए कैटरैक्ट होता है. कैटरैक्ट इज नथिंग बट अ हेज इन द लेंस. सो वी नीड टू रिमूव द लेंस एंड वी नीड टू पुट अनदर लेंस. ओके,
दैट्स व्हाट हैपेंस इन कैटरेक्ट सर्जरी. वो तो आई में पढ़ोगे बाद में, ठीक है. सो galactokinase deficiency, galactose 1-phosphate uridyl transferase deficiency, these are two very important. So remember galactose 1-phosphate uridyl transferase and galactokinase. बस यही दो एंजाइम का नाम याद रखना है इन galactose metabolism, okay, and cataract होता है. This you need to remember, okay. क्वेश्चन ये आएगा, गैलेक्टोसेमिया लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कैटरैक्ट. क्यों? गैलेक्टोस मेटाबॉलिज्म अगर डेफिसिट हुआ तो गैलेक्टोस कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, ठीक है. तो गैलेक्टोस जम जाता है एंड इट इज रिड्यूस टू फॉर्म डालसीटॉल. डालसीटॉल अक्यूमुलेट्स इन लेंस. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिकली नाउ लेंस विल इनटेक मोर वाटर, ठीक है. दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट. ओके, अब देखो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है. When you see fructose metabolism में भी बहुत सारा स्टेप है. Do you need to read? No, absolutely not. नहीं पढ़ना है, ठीक है. कुछ नहीं पढ़ना है, simply waste of time. क्या पढ़ना है? Only दो चीज़ पढ़ना है, ठीक है. देखो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म अगर डिफेक्ट हो वो दो एंजाइम तो बोथ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोसेमिया, ठीक है. यहाँ पे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में देयर आर टू एंजाइम्स दैट यू नीड टू नो. अगेन टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, दो बातें हो जाएगी. वन, अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंसी होता है फ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है. सो अगेन फ्रुक्टोकाइनेज इज कन्वर्टिंग फ्रुक्टोज टू फ्रुक्टोज 1-phosphate. अगर 6-phosphate बनना था फ्रुक्टोज 6-phosphate तो डेफिनेटली वो हेक्सोकाइनेज से बनता है, ठीक है. हाउएवर फ्रुक्टोज जब है तो फ्रुक्टोकाइनेज उसके ऊपर इजीली रिएक्ट करता है, तो दैट बिकम्स फ्रुक्टोज 1-phosphate, ओके. तो क्या होता है इससे? इन फ्रुक्टोज, if this fructokinase enzyme is deficient, so fructose will get accumulated in the body, okay. When fructose get accumulated in the body, the patient will not have any symptom. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, simply fructosuria होगा. So fructokinase deficiency leads to a disease that is known as essential fructosuria. Okay, essential fructosuria. Simply urine will have high concentration of fructose, but patient को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, okay. Patient को there will be nothing, only urine will have excess of fructose excretion, right. Fructose is a reducing sugar. तो क्या पॉजिटिव आएगा यूरिन में? which test? Benedict's test, okay. So now you can see examiner can go from this टू डायरेक्ट बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड वहाँ से बहुत कुछ पूछ सकते हैं, या फिर बेनेडिक्ट्स टेस्ट. नाउ यू नो दिस, ठीक है. अभी एग्जामिनर कैन आस्क यू, अच्छा यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर है, यूरिन में मोनोसैकेराइड है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है. तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी रेनल ग्लाइकोसूरिया. रेनल ग्लाइकोसूरिया में डायबिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी ग्लूकोज आ सकता है, ठीक है. एग्जामिनर अगर वन स्टेप फर्दर चला गया कि नो वो ग्लूकोज भी नहीं है, तब क्या हो सकता है? देन योर आंसर विल बी फ्रुक्टोसूरिया. इट कैन बी अ केस ऑफ एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया. वहाँ पे भी बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव होंगे क्योंकि बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर. फ्रुक्टोज कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन केस ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, राइट. बट दिस इज नॉट एनी कंसर्न. जब तक पेशेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ही और शी विल नॉट कम टू अ डॉक्टर. दिस इज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग. प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम होता है जब दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट, ओके. एल्डोलेज बी, हम लोग एल्डोलेज ए पढ़े थे इन ग्लाइकोलिसिस. क्या कर रहा था एल्डोलेज ए? इट कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate टू, it breaks down into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है, isn't it? But in case of this, that is aldolase B, we don't need to convert fructose to fructose 6-phosphate or fructose 1,6-bisphosphate. Directly fructose 1-phosphate से it is going into glycolysis, ठीक है. तो इसका दो टाइप का इंपॉर्टेंस है. नंबर वन, when it is deficient, वो पहले पढ़ लेते हैं. when it is deficient, when this enzyme is deficient, अगर aldolase B बॉडी में नहीं है, when aldolase B is deficient, this leads to a disease known as hereditary fructose intolerance, okay. Is it given in your body? Yes, this one, hereditary fructose intolerance, HFI. यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है.
प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग वैसे सॉर्बिटॉल बन जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट, ठीक है। तो मेनली एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी एंड दोज गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म एंजाइम डेफिशिएंसी में कैटरैक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाउएवर फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, बस यूरिन में फ्रुक्टोज निकलेगा। सो पेशेंट विल बी इंटॉलरेंट टू फ्रुक्टोज। कोई भी फॉर्मूला आई मीन फूड जहाँ पे फ्रुक्टोज होता है दैट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ स्टमक, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, ये सब होगा, ठीक है, हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में। However, what is important for you to know is fructose, you see, can readily enter into glycolysis. However, glucose cannot. Q, why? बॉडी में अगर बहुत सारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो बॉडी विल टेल आवर सिस्टम, विल टेल द लिवर, फाइन, अभी और ग्लाइकोलिसिस नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, वी नीड द ग्लूकोज टू गेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। अब एनाबॉलिज्म करो क्योंकि बॉडी में बहुत सारा एनर्जी ऑलरेडी है, ओके। क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज अगर मेटाबोलाइज्ड होते रहा तो क्या होगा, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू पाइरूवेट वाया ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पाइरूवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है बाद में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज फैटी एसिड। सो लिपिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। फैटी एसिड इज एक्चुअली अनलेस इट इज़ एसेंशियल इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि बहुत डाइट विच इज़ बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा पोटैटो, स्टार्च, राइस, ये सब बेस्ड अगर डाइट है, टिपिकल बंगाली डाइट, हम लोग जो आलू भाते बोलते हैं उसको, सो दे आर टिपिकली एक्सपोज्ड टू हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एब्डोमेन का फैट, ठीक है, इतना बड़ा तोंद होता है उन लोगों का। सो एंड नॉट ओनली दैट, दे आर हैविंग अ हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सो excess glycolysis is harmful for our body because it will lead to production of pyruvate, it will lead to production of acetyl CoA, and it will lead to production of fatty acids, unwanted fatty acids. When body already has excess energy, we don't need excess production of acetyl coenzyme because excess energy जब है तो acetyl CoA electron transport chain में जाएगा ही नहीं, acetyl coenzyme will be deviated towards formation of fatty acid. अगर when there is energy deficiency तब देर इज नो प्रॉब्लम, एनर्जी डेफिशिएंसी है तो दैट एसिटाइल कोएंजाइम विल गो इनटू TCA साइकिल, विल गो इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड होगा। तो हाउ डू द बॉडी कंट्रोल्स द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वी ऑलरेडी नो, व्हेन वी डोंट नीड ग्लाइकोलिसिस कंट्रोल्ड बाय 2 rate limiting enzyme. What is the most important rate limiting enzyme of glycolysis? That is phosphofructokinase. यही है सबसे important rate limiting enzyme, PFK1. अगर हम लोग PFK1 स्टेप को कुछ तरीके से कंट्रोल करें, there are multiple inhibitors, then the body can actually severely cut down the rate of glycolysis. अगर ग्लूकोज है the substrate, तो it has to come via this PFK1 step, phosphofructokinase step से आना ही होगा. But you see in case of fructose, it does not have to go through the PFK1 step. It actually bypasses the rate limiting step and directly enters into glycolysis to form pyruvate. So अगर डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज है, राइट, कहाँ से फ्रुक्टोज मिलता है, शुक्रोज से. शुक्रोज कैन हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द बॉडी, राइट. सो माइंड इट, इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ शुगर इन डाइट, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ चॉकलेट, फार्मूला फीड्स, वो सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर में फ्रुक्टोज मिला हुआ होता है, राइट. दैट विल लीड टू एक्सेस ग्लाइकोलिसिस, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, कार्डियोवास्कुलर रिस्क. इसीलिए फ्रुक्टोज इज मोर हार्मफुल देन ग्लूकोज. कंपेयर टू दैट, अगर हम लोग मेजर करके सिंपली ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज खा लिए, प्योर डी ग्लूकोज, दैट कैनॉट बी एक्सेसली कन्वर्टेड टू पाइरूवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम बिकॉज PFK स्टेप में रोक दिया जाएगा, राइट. सो द पॉइंट इज aldolase B has another important implication, that is it leads to the harmful effect of fructose. This is natural, ठीक है, ये सब में है, you cannot prevent this. इसीलिए one thing you can prevent is avoid a lot of fructose or sugar in your diet, raw sugar, right. इसीलिए very important, जो लोग जिम करते बॉडी बिल्डिंग, राइट, they are told to avoid any sort of sugar, chocolate etc. फास्ट फूड स्ट्रिक्टली मना है, राइट.
Why? Because that will lead to excess production of fats, which is not, I mean, which should be always avoided when you are trying to make a cut in body. So alveolus भी deficient होगा तो ये problem होगा. I mean, cataract and hereditary fructose intolerance, right? And this one sorbitol और polyol pathway, इसका बस नाम ही याद रखना है. क्या होता है इससे? दिस इज द पाथवे जिससे जितना सारा जो बॉडी में अल्कोहल रहता है, डालसीटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ये आँख में जाता है. इट इज एवरीथिंग इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू सॉर्बिटॉल. एंड अगर ये हाई डायबिटीज़ रहेगा तो और भी ज़्यादा होगा, राइट? बिकॉज इन हाई डायबिटीज़ ग्लूकोज इज मोर, ग्लूकोज विल गेट रिड्यूस टू सॉर्बिटॉल, एंड इसीलिए डायबिटीज़ में भी कैटरैक्ट होता है, राइट? So I think let me see, I think the chapter has actually ended. Essential fructosuria कहाँ पे होता है? fructokinase deficiency में. And I already told you synthesis of amino sugar एकदम भूल जाओ, you don't need to read all this, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आएगा इससे. इसके बाद आता है ग्लायोक्सैलेट साइकिल, नहीं पढ़ना है. Yes, good news, you don't need to read ग्लायोक्सैलेट साइकिल. ग्लायोक्सैलेट साइकिल का इम्पोर्टेंस है, ओके? इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स, ओके? where they can actually utilize the substrates of TCA cycle in order to produce energy when they need. Humans may, I have actually discussed this thing. Fatty acid can be produced from carbohydrate, but carbohydrate cannot be produced from fatty acid. This is one important discussion I already did. ठीक है, PDH रिएक्शन इरिवर्सिबल था, राइट? हाउएवर इन लोअर एनिमल्स ये हो सकता है वाया द ग्लायोक्सैलेट साइकिल. ह्यूमन में नहीं होता है. सिंपली अगर पूछा जाए तो यू कैन से सर इन ग्लायोक्सैलेट साइकिल दैट हैपेंस इन प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स, नॉट इन मैमल्स, दैट हैपेंस इन लोअर एनिमल्स, जहाँ से रीसिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल कैन हैपन. देखो बेसिकली TCA साइकिल ही है. TCA साइकिल का एक स्टेप से बाईपास कर गया है, सो आइसोसाइट्रेट से मैलेट बन रहा है, ठीक है? Anyway, so bus, this is all what you need to know about carbohydrate metabolism. Mind it, the questions that I discussed in the last day, I mean the major pathways, you just need to know the irreversible step, the enzymes, energy calculation, and कौन सा step में ATP, GTP, NADH etc. produce होता है. You need to know the PDH complex enzymes and coenzymes. You need to know in which step of TCA cycle GTP, FADH to NADH are produced. Okay, you need to know the total energy calculation of TCA cycle and glycolysis. Okay, you need to know the reciprocal regulation of glycolysis, gluconeogenesis, and glycogenolysis and glycolysis and gluconeogenesis and glycogenesis and glycogenolysis. ठीक है, दोनों स्टेप फ्यूटाइल साइकिल है. उसके बाद you need to know HMP शंट का G6PD स्टेप एंड ट्रांसकीटोलेज स्टेप, एंड उसके बाद फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में फ्रुक्टोकाइनेज एंड एल्डोलेज बी, एंड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में गैलेक्टोज 1-phosphate यूरिडिल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोकाइनेज. And what you don't need to know, you don't need to know uronic acid pathway right now, you don't need to know glyoxylate cycle, Cori's cycle bhi just read, you can read, that will not never be a long question, and synthesis of amino sugar wo sab bhi you don't need to read. Okay, so if carbohydrate metabolism is already over, fine. If any teacher is already teaching you, now you know how you can read carbohydrate metabolism, how you can approach. All right, so feel free to get back to me with any query in the WhatsApp group. And now I think the class is over. Mind it, in the next class we'll be teaching diabetes, but wait, the class is actually not over. एक काम करो, you just look at the competencies, ठीक है? Just see. Competencies means what MCI needs, I mean what you need, what NMC wants you to know. देखो, डिस्कस डिफरेंट मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है? ये जानना है तो ये केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म एक साथ दिया हुआ है. ये दो जो चैप्टर है, I mean जो टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना है. बस बुक में यू विल गेट वन फ्लो चार्ट वेयर यू विल गेट सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसफर SGLT, ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसफर. सो ग्लूट 1 to GLUT 5 कहाँ कहाँ पे रहता है, बस यू नीड टू नो दैट ओनली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी नो
अमाइलेज कहाँ पे रहता है, सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज, वो सब. सो बेसिकली वी ऑलरेडी रेड दैट इन +2 NCERT क्लासेस. यहाँ पे बस ग्लूट रिसेप्टर्स, GLUT, GLUT1 to GLUT5 एंड SGLT1 एंड SGLT2 SGLUT वो पढ़ना है. ठीक है. अब देखो इसके बाद तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, HMP शंट, इसमें से बस जो बोले वही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. रेगुलेशन इंटीग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद अदर एसोसिएटेड डिसऑर्डर, इसमें बेसिकली रेसिप्रोकल रेगुलेशन वही पढ़ना है. Describe and discuss concept of TCA cycle as an amphibolike pathway and its regulation. So amphibolike pathway अगर आए तो क्या बोलना होगा? Basically there are few steps in TCA cycle which leads to production of energy. Okay, and there are few steps in TCA cycle that are producing intermediates of gluconeogenesis. So उससे फिर से we can go into, I mean that is the anabolic function. ठीक है. So एक catabolic function होता है एनर्जी प्रोडक्शन, और एक है anabolic function होता है जहाँ से we are basically having products of storage. So TCA cycle as amphibolike pathway, every textbook is given in a good way. You just need to draw important steps of TCA cycle and just highlight which step is catabolic and which step is anabolic. ठीक है. Common poisons that inhibit crucial enzyme of carbohydrate metabolism. I already discussed in the previous class. एक competitive inhibitor जान लो, एक non-competitive inhibitor जान लो, right? And you need to know fluoride because that helps in blood glucose estimation, right? Next जो बाकी रहा यहाँ पे, interpret laboratory results associated with metabolism of carbohydrate. ठीक है. क्या है ये? बेसिकली ऑल ऑफ दीज डील्स विथ ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस एंड डायबिटीज़. तो पेशेंट को कब डायबिटीज़ होगा, कब प्री डायबिटिक होगा, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन जो आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो पढ़ाएंगे तो इट विल बी मच ईजियर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. उसके बाद यू विल बिकम वन स्टेप क्लोजर टू डायग्नोजिंग एनी फ्रेंड, पेशेंट और रिलेटिव और इवन योर सेल्फ, भगवान ना करे, विथ डायबिटीज, एंड यू कैन गो फॉर अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. सो यस, दिस क्लास इज ओवर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर विल बी डिस्कसिंग डायबिटीज. उससे पहले बस यू शुड हैव एन आइडिया कौन कौन से एनाबॉलिक प्रोसेसेस है जहाँ पे ग्लूकोज कम होता है, कौन कौन सा कैटाबॉलिक स्टेप्स है जहाँ पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. बस वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर and we will be discussing in detail in the next class. Chalo, bye bye.